The Perseverant IAS. शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन की, जो कंटिन्यू चल रहा है करंट अफेयर विथ जीएस लिंक। ठीक है, आज का टॉपिक क्या क्या है देखते हैं। IUCN स्टेटस को जानेंगे, फास्टैग के बारे में जानेंगे, रोड सेफ्टी और क्लासिकल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं तो इसको जानेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ जेंटो पिंगुइन विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। जेंटो पिंगुइन रिसेंटली न्यूज़ में है, इसको देखा गया है कहाँ और ये कौन सी कैटेगरी में है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। रेड लिस्ट सुना होगा आपने, IUCN के थ्रू जो है जारी किया जाता है, होता है। इसमें कौन कौन से लिस्ट हैं सबको आज देख लेंगे। अभी फिलहाल आप बताएं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है कि जेंटो पिंगुइन कौन से कैटेगरी में है रेड लिस्ट, IUCN के रेड लिस्ट में। ठीक है, तो ये है आपके लिस्ट कंसर्न में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है आपका जेंटो पिंगुइन। इसमें खासियत ये है कि ये पूरे का पूरा जो है वाइट होता है। ठीक है, ब्लैक वाला एरिया कम है इसके में। देखिए, रेयर ऑल वाइट जेंटो पिंगुइन। ठीक है, इसको रेयर ऑल वाइट जेंटो पिंगुइन के नाम से जाना जाता है। ये रिसेंटली कहाँ देखा गया है याद रखिएगा, ये प्लेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चिलेन अंटार्कटिका में। ठीक है, स्पेशल एक्सक्लूसिव टू द सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है ये। अंटार्कटिका आपको पता ही है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ परमानेंट आबादी नहीं है अभी तक। ठीक है, बिटवीन 45 एंड 65 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, टिपिकली फाउंड अलॉन्ग शोर लाइन्स। जेंटो पिंगुइन हैज डिस्टिंक्ट हेड मार्किंग विथ 2 वाइट वेज अराउंड। देखिए, इसके बारे में बताया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप कि ये लिस्ट कंसर्न में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इनके एरिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका में। ठीक है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है तो इनका लोकेशन याद रखिएगा। लिस्ट कंसर्न में है किसमें, IUCN के रेड लिस्ट में। द यूनिक साइटिंग हाईलाइट्स द डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द रीजन। अब IUCN क्या है इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है। इसका तो सबसे पहले पूरा नाम याद रखिएगा आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, दो चीज़ को ये कंजर्व करते हैं, एक नेचर को और एक नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, एक नेचर कंजर्वेशन होता है और एक नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टीट्यूशन के जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि ये दो चीज़ को कंजर्व करते हैं, नेचर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज। ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में डाला जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। फाउंडेड इन 1948 में, ये ध्यान रखिए कब बना था ये, 1948 में। नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर नीडेड टू सेफगार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आप देखिए इसकी जो डिस्टिंक्ट आपका लिस्ट है, एक्सटेंट इन वाइल्ड यानी जंगलों से लापता हैं लेकिन जू में दिखते हैं, नेचुरल पार्ट में दिखते हैं। ठीक है, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड 1 2 3 4 5 6 7 मेन जो है इसके कैटेगरी हैं, 7 कैटेगरी मेन है, ये आप याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सटेंट जिसके बारे में ये दिखाया जा रहा है वो आपको 99.9% विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब है ही नहीं वो। ठीक है, और एक्सटेंट इन वाइल्ड का मतलब है कि जंगल में नहीं है और खुले में नहीं है, लेकिन आपको चिड़ियाघर वगैरह में दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। तो आपका जेंटो पिंगुइन जो है लीस्ट कंसर्न वाले कैटेगरी में है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं PDF मिलेगा तो रीड कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाले 80% तक विलुप्त हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद इंडेंजर्ड 50% और 30%। इस तरह से जो है ये IUCN जो है लगभग कितने स्पेशीज़ को जो है
इन लिस्ट किए हुए हैं अपने डेटा लिस्ट में, ये याद रखिएगा आप। 77,000 जो है स्पेसीज को ये लिस्ट किए हुए हैं, कौन? आपका IUCN, ठीक है। इसीलिए ये नेचर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेस इसका ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टारगेट हैज द गवर्नमेंट सेट टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ बाय 2030। ये टारगेट पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा टारगेट सेट किया गया है कि रोड एक्सीडेंट को जो है 50% तक कम कर देना है, ठीक है। कौन से ईयर, सॉरी हमने आंसर बता दिया आपको, 85% जो है आपको ये कम कर देना है। कब तक? 2030 तक। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट टारगेट हैज द गवर्नमेंट सेट टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ बाय 2030। 2030 तक जो है कितना परसेंट जो है टारगेट अचीव करना है कि आपको रोड एक्सीडेंट कम हो जाए? 50% इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नितिन गडकरी ने इस चीज़ को टारगेट सेट किया है। इंश्योर रेगुलर अवेयरनेस ऑफ रोड सेफ्टी गाइडलाइंस एंड स्कीम अवेलेबल बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों को टारगेट मिला है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट ऑफ स्टेट एंड नेशनल हाईवेज, ठीक है। ज़्यादातर हाईवे पे होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और अवेयरनेस अभी आप देख रहे हैं, एक से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रोड एक्सीडेंट को कम से कम कर दिया जाए। रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन एट स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप एंड ग्राम पंचायत। ये सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि क्योंकि 50% तक रिड्यूस करना है क्या? रोड एक्सीडेंट। देखिए करेक्ट आंसर यही है, रोड एक्सीडेंट जो है 50% तक कम करना है। द गवर्नमेंट एम्स टू कट एक्सीडेंटल डेथ बाय 50% 2030, ठीक है। आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 1942, जुलाई 1942 में बनी थी, ठीक है। आज़ादी से भी पहले, याद रखिएगा। और अभी जो है यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके? नितिन गडकरी। ये आप ध्यान में रखिएगा। इनके अनुसार जो है, जो डेटा इन्होंने दिया है, 53% इंजरीज और 19 डेथ जो है नोट किया जाता है एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे, ठीक है। तो इसी कंसर्न को देखते हुए आप ड्राइव स्लो करें, ठीक है। और जो यहाँ पे बताया गया है इस चीज़ को फॉलो कीजिए और हेलमेट ज़रूर पहनिए और पूरी सावधानी से आप ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है ड्राइविंग सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जो न्यूज़ में है अभी? फास्टैग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, वर्क ऑन व्हील विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, ठीक है। फास्टैग जो है आप जान रहे हैं, टोल प्लाजा पे पेमेंट इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो पेमेंट का जो मोड है वो फास्टैग होता है। उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाईफाई फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब इसी के थ्रू जो है फास्टैग में पेमेंट का मोड है, पेमेंट इसी के थ्रू होता है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी पेरेंट बॉडी याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग यूनिट है ये, ठीक है। और इसकी पेरेंट बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। ये इसकी पेरेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो कि किनके अंडर है? नितिन गडकरी जी के अंदर है। और द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस द वन व्हील वन फास्टैग। इसी की वजह से जो है ये फास्टैग अभी न्यूज़ में आया है। फास्टैग वैसे कब से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है? फास्टैग जो है आपको इंडिया में 2014 से जो है काम कर रहा है पैन इंडिया लोकेशन पर, ठीक है। पूरे इंडिया में जो है फास्टैग के थ्रू टोल पर आपको पेमेंट होता है, पेमेंट लिया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मेंबर बैंक के साथ लिंक्ड है, ये याद रखिएगा। और इससे डायरेक्ट जो है पेई के अकाउंट से आपके ऑनर के अकाउंट में पेमेंट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, और इसको अभी बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी एक नई स्कीम आई है, नया स्कीम लॉन्च किया गया है, वन व्हील वन फास्टैग इनिशिएटिव लाया गया है, जिसकी वजह से फास्टैग न्यूज़ में आया है। अब फास्टैग है क्या, कैसे काम करता है? फास्टैग इज एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के मीडियम से जो है कलेक्शन होता है टोल का। इसमें जो है पेई के अकाउंट से डायरेक्ट जो है टोल ऑनर के अकाउंट में पैसा जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यही आपसे
पूछा गया है, ठीक है। ये ऑपरेट किसके थ्रू होता है ये बताया आपको पहले, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी पेरेंट बॉडी याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग टोल पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड और सेविंग अकाउंट लिंक टू इट और डायरेक्टली टोल ऑनर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं पेमेंट जो होता है वो फास्टैग के थ्रू ही होता है, और इन पे NPCI के थ्रू इसमें जो है रेगुलेटरी बॉडी RBI के थ्रू जो चलता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के थ्रू जो है फास्टैग कंट्रोल होता है और पेमेंट जो है आपका पेई टू टोल ऑनर के अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फारसी यानी जिसको पर्शियन भी बोलते हैं, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री की जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आपके इंडिया में भी। इसको अभी न्यूज़ में चल रहा है पर्शियन, तो कौन सी कंट्री की ये नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको बताना है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये तीनों जो है आपको सेंट्रल एशिया की कंट्री है, मिडिल ईस्ट एशिया, और ये जो है आपका अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका। तो यहाँ आंसर जो होगा आपका ईरान जो है करेक्ट आंसर है। ईरान में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपकी, फारसी है, ठीक है। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी S जयशंकर की बात हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सारी यूनियन मिनिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फारसी पर्शियन इज नाउ क्लासिफाइड एज वन ऑफ इंडियाज 9 क्लासिकल लैंग्वेज। ध्यान रखिए कि 9वीं क्लासिकल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही है, किसको, पर्शियन को यानी फारसी को, ठीक है। फारसी पर्शियन, ठीक है, यानी 9th बनाया जा रहा है। तो रिसेंट में अभी कितनी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात करें तो 22 है, और अगर आपको क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो आपके इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज अभी तक टिल नाउ 6 हैं, ठीक है, याद रखिएगा उसमें से। और अभी 3 को ऐड करने की कोशिश हो रही है, पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, ठीक है। पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सी 3 लैंग्वेज को जो है अभी क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए अपील किया जा रहा है। तो ये है आपकी पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, ठीक है। रिसेंट में अभी कितनी है आपकी 6 लैंग्वेज जो है क्लासिकल है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, ठीक है। तो 9 क्लासिकल लैंग्वेज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी के तहत ही जो है बोला जा रहा है कि अब 3 और ऐड किया जाएगा। फारसी, अ की ईरानियन लैंग्वेज एंड इंडो यूरोपियन मेंबर्स, ठीक है, ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन ईरान, ठीक है, ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एडिशनली इट इज़ वेरिएशन दारी एंड तजीक होल्ड ऑफिशियल स्टेटस इन अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा, दारी और ताजिक ये दोनों जो है सेंट्रल एशियन कंट्री अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। रिस्पेक्टिवली इंडिया हैज़ करंटली 6 क्लासिकल लैंग्वेज, आपको बताया पहले कि 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की, और कौन कौन है, तमिल है, संस्कृत है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये फिर से न्यूज़ में आया है। 3 और ऐड करने की तैयारी चल रही है, पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। और याद रखिएगा कि तमिल सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है, 2004 में इसको स्टेटस मिला था, और संस्कृत इसके बाद 2005 में, ठीक है। और कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों को जो है 2008 में, ठीक है, और 2013 में मलयालम, ठीक है, एंड 2014 में जो है उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था। और अब रिसेंट में किसकी बात चल रही है, तो रिसेंट में पाली, पर्शियन एंड प्राकृत की बात चल रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिए कि यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 2020 में रेडी हुआ है ये। और ये क्या किया, इसने ट्रेडिशनल जो 10+2 का आपका मॉडल था उसको एवरग्रीन मॉडल से चेंज किया गया है। और वो एवरग्रीन मॉडल क्या है, वो एवरग्रीन मॉडल है 5+3+3+4,
5 जो है फाउंडेशनल स्टेज है, ये प्रेटरी स्टेज है 3, और ये 3 मिडिल स्टेज है, और ये 4 सेकेंडरी स्टेज है। स्टेज से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप ये नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपके हिस्ट्री की बाइट्स आ गई, इसमें लॉर्ड कैनिंग आज है आपके लिए, कल आपको लॉर्ड कर्जन दिया गया था। इनके थ्रू जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जहाँ मिले उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है हिस्ट्री में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटी, इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी बनाया था, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857। और इन्हीं के टाइम में जो है 1857 का फेमस रिवोल्ट हुआ था। फर्स्ट वायसराय थे ये, इस बात को याद रखिएगा। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया, इन्हीं के टाइम जो है पावर का ट्रांसफ़र हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्हीं के टाइम में आया 1858। एंड वाइट म्यूटनी, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाई यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859, इन्हीं के थ्रू, ठीक, इन्हीं के थ्रू। और इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 इन्हीं के टाइम आया था। ये इंपॉर्टेंट वाइसराय हैं, इनको याद रखिएगा। और जो कल आपको लॉर्ड कर्जन दिया गया था वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गिव अ क्लोजर लुक एट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है कुछ जो बार बार वो न्यूज़ में आ रहा है 2020 से लेके 23, जो भी चीज़ें आपको दिखती है नई और जो आपकी राय है इसके बारे में ज़रूर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 NEP 2020-2023 पर करीब से नज़र डालें, अपनी नज़र डालिए, देखिए कि इससे कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंज आया है 1986 के बाद आपका 2020 में, तो देखिए ये कैसे इम्प्रूवमेंट डालेंगे अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एजुकेशन सेक्टर जैसे हायर सेकेंडरी, ये सारे सेक्टर जो हैं आपके फाउंडेशनल, उसके बाद प्रिपरेटरी, उसके बाद मिडिल, उसके बाद सेकेंडरी, ठीक है। तो सारे में क्या चीज़ें आपको लगती है कि इम्प्रूवमेंट वाली है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सारा अपना जो है एक नज़रिया व्यूज़ अपने दीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। इसी बहाने आप उसको जाकर पढ़िएगा भी और अपडेट भी होइएगा, ठीक है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए करंट अफेयर के साथ, आपके GS लिंक के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।